तो मूवी के शुरुआत में हम डेविड ब्राइसन नामक इंसान से मिलते हैं जिसकी बेटी माशा खुद के साथ गलत करी थी। मतलब आप समझ रहे होंगे कि मैं यहाँ क्या कहना चाहता हूँ। स्टिल नहीं समझ रहे हैं तो माशा अब इस दुनिया में नहीं रही। समाप्त होने से पहले माशा सॉरी मॉम लिखी थी और इस सब से डेविड काफी परेशान होता है। आगे हम देखते हैं कि डेविड को अब नाइटमेयर्स आने लगे हैं जहाँ वो अपनी बेटी माशा के घोस्ट्स वगैरह को देखता है। इस सब से कोप अप करने के लिए डेविड एक सपोर्ट ग्रुप भी ज्वाइन करता है, लेकिन वहाँ बाकी लोगों की दर्द भरी कहानी सुन के या फिर डॉक्टर की सलाह से भी डेविड को कोई फायदा नहीं हो रहा था। डेविड यहाँ उइजी बोर्ड वगैरह को इस्तेमाल करने की बात भी कर रहा था ताकि वो अपनी बेटी माशा से रिकनेक्ट कर सके। डेविड की बातों से हम समझ पाते हैं कि माशा के समाप्त होने की वजह डेविड खुद को मानता था, लेकिन डॉक्टर डेविड को मूव ऑन करने की सलाह दे रहे थे। मोरओवर इस घटना के बाद डेविड की पत्नी मिशेल भी उसे छोड़ चुकी थी। अब इसी सपोर्ट ग्रुप में हम 4 लेडीज को देखते हैं जो कि एकदम गॉथ लुक में थीं और ये चारों डेविड को हेल्प ऑफर करती हैं। लेडीज का कहना था कि डेविड इनके प्राइवेट मीटिंग्स में अगर आएगा तो ये लोग डेविड के नाइटमेयर्स वगैरह को खत्म कर सकती हैं। इनफैक्ट इन लेडीज को डेविड की बेटी माशा का नाम भी पता था, विच वॉज वेरी वियर्ड क्योंकि डेविड अब तक मीटिंग के अंदर अपनी बेटी का नाम किसी को नहीं बताया था। जो भी हो, फिलहाल तो डेविड इन 4 लेडीज के मीटिंग को ज्वाइन करने से मना करता है एंड वी कुड क्लियरली सी कि ये लेडीज बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव कर रही थी। खैर आगे की सीन्स में हम समझ पाते हैं कि डेविड और उसकी बीवी के रिश्ते भी कुछ ठीक नहीं थे और इनके फैमिली में कुछ तो डार्क सीक्रेट था विच वॉज काइंड ऑफ अनसेड। यहाँ हम डेविड के एक हाथ के रिंग फिंगर में थोड़ा पेन भी देखते हैं जिसके बारे में मैं थियरी सेक्शन के अंदर डिटेल से बात करूंगा। अब एक रात डेविड उइजी बोर्ड का इस्तेमाल करने लगता है जहाँ वो माशा की फोटो भी साथ रखता है। तभी डेविड को ऊपर कुछ हलचल सुनाई देती है और हम डेविड के पीछे माशा की घोस्ट को देख पाते हैं। ऊपर डेविड को एक बॉक्स मिलता है जिसमें माशा की पर्सनल आइटम्स थी, लाइक उसका एक डॉल, उसकी अंडरवेयर विच वॉज वेरी वियर्ड एंड देन एक डायरी जिसके पहले पेज पे ही लिखा था प्राइवेट स्टे आउट। स्टिल डेविड डायरी को पढ़ता है जहां काफी कुछ लिखा था। देन कुछ अजीब ड्राइंग्स थी और माशा की कुछ फोटोज थी। इन फोटोज में से एक फोटो में माशा की 4 फ्रेंड्स थी जिनकी शक्ल ठीक से दिख नहीं रही थी। अब आगे डायरी की राइटिंग सीरियस और वियर्ड होती जाती है जिससे हम समझ पाते हैं कि माशा किसी तरह के बड़े इशू से डील कर रही थी। इनफैक्ट ये इशू बहुत पर्सनल रही होगी क्योंकि माशा डायरी के कई पेजेस में सिर्फ वाई कई बार लिखी थी। अब हमें यहाँ बताया तो नहीं जाता कि माशा की एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या थी, लेकिन वीडियो के एंड तक सारे राज खुल जाएंगे। अब आगे डेविड को अगेन माशा के घोस्ट की और भी नाइटमेयर्स आती हैं और इससे परेशान होकर डेविड माशा के बारे में और जानने की ठान लेता है। माशा की डायरी में उसके कुछ फ्रेंड्स के फोन नंबर्स थे और डेविड उनमें से एक लड़की को कॉल करके मिलने कहता है जिसका नाम केसी था। अब केसी और डेविड की बातों से हम समझ पाते हैं कि डेविड और माशा थोड़े डिस्टेंट हो गए थे जिस वजह से डेविड को माशा के बारे में ज्यादा पता नहीं है। वहीं केसी बताती है कि माशा काइंड ऑफ डिप्रेस थी, जहां वो मोस्टली तो ठीक रहती थी लेकिन कभी कभी एकदम अपसेट और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी। डेविड यहाँ केसी को माशा की वो 4 फ्रेंड्स वाली फोटो दिखाता है और केसी उनमें से किसी को नहीं पहचान पाती। वैसे भी चेहरा तो काइंड ऑफ ब्लर था। इस पूरे कॉन्वर्सेशन से हम समझ पाते हैं कि माशा बहुत ज्यादा परेशान थी और अपनी परेशानी को लेकर वो किसी से बात भी कर रही थी, लेकिन किससे ये अब तक हमें नहीं पता। तो इसके बाद डेविड को हम फिर से सपोर्ट ग्रुप वाली मीटिंग में देखते हैं जहां वो अपने रीअकरिंग नाइटमेयर्स की बातें कर रहा था और इस मीटिंग में अगेन वो 4 औरतें भी मौजूद थीं। मीटिंग के बाद ये 4 लेडीज फिर से डेविड को हेल्प ऑफर करती हैं एंड दिस टाइम वो डेविड को इस बात के लिए मना लेती हैं कि एटलीस्ट डेविड अपने घर पे क्लिंजिंग करवा ले क्योंकि शायद माशा की स्पिरिट वहीं पे होगी। नाउ द सरप्राइजिंग पार्ट वाज कि इन 4 लेडीज को डेविड के घर का एड्रेस भी ऑलरेडी मालूम था। एनीवेज ये 4 लेडीज डेविड के घर पे क्लिंजिंग के लिए आती हैं और उसी टाइम डेविड की वाइफ मिशेल भी यहाँ आती है। मिशेल जब इन 4 गॉथ लुक वाली औरतों को देखती है तो उसे लगता है कि डेविड घर पे गॉथ पार्टी कर रहा है। डेविड यहाँ मिशेल को समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है बल्कि ये 4 लेडीज घर पे क्लिंजिंग करने आई हैं। नाउ दिस होल इंटरेक्शन ऑफ मिशेल एंड डेविड वाज वियर्ड क्योंकि इनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि डेविड काइंड ऑफ एक ठड़की आदमी है और मिशेल भी इस बात को जानती है लेकिन इस पे एक्ट नहीं करती। तभी तो मिशेल का फर्स्ट अजम्पशन ये था कि डेविड इन लड़कियों के साथ उल्टी सीधी पार्टी कर रहा होगा। एनीवेज मिशेल के जाने के बाद डेविड इन 4 लेडीज से मिलता है जो कहती हैं कि उन्होंने क्लिंजिंग नहीं किया। क्यों? क्योंकि इनके हिसाब से डेविड की डॉटर डेस्परेटली डेविड से कनेक्ट करना चाहती है क्योंकि कुछ हेवी अनरिजॉल्व्ड इश्यूज पेंडिंग हैं। ये सुन के डेविड भड़कने लगता है सेइंग कि मैं इन फालतू क्लिंजिंग वगैरह में भरोसा नहीं करता, पर लेडीज कहती हैं कि उन्हें माशा की क्राइज इन वॉल्स में सुनाई दे रही है और इसलिए माशा के खातिर डेविड को इन लेडीज की मीटिंग को अटेंड
करना होगा। अब डेविड इसके लिए काइंड ऑफ रेडी हो जाता है और ऐसे में लेडीज कहती हैं कि जब भी डेविड मीटिंग ज्वाइन करना चाहे तो वो अपने आप ही इन 4 लेडीज से मिल जाएगा। मतलब डेविड को उन्हें खोजने की जरूरत नहीं, अपने आप वो आ जाएंगी समहाउ। जाते जाते लेडीज कहती है कि मीटिंग के दौरान डेविड को माशा की डायरी लेकर आना है और एक क्लोथिंग। अब आगे हम डेविड को फ्रस्ट्रेटेड देखते हैं जहां वो माशा वाली डायरी को फाड़ता है। देन अगेन उसे अपनी बेटी की घोस्ट वाली नाइटमेयर्स आती हैं। इनफैक्ट अब तो डेविड को नाइटमेयर्स के अंदर नाइटमेयर्स आ रहे थे, काइंड ऑफ लाइक इंसेप्शन। अब अगले दिन वर्क पे डेविड को केसी का कॉल आता है जहां केसी कहती है कि जब से वो डेविड से मिली है तब से उसे भी माशा के नाइटमेयर्स आने लगे हैं। केसी यहाँ रिवील करती है कि माशा एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में जाती थी जहां वो कुछ फ्रेंड्स बना ली थी जो कि माशा की मदद करती थी विथ हर इश्यूज। खैर केसी जब ये सब डेविड को बता के फोन रखती है तो उसे अपने घर में कुछ हुडी टाइप की ड्रेस पहने लोग दिखते हैं एंड सीन यहाँ पे कट होता है। अब उस रात डेविड को घर में उईजी बोर्ड पे रेड लाइट दिखती है और उन 4 लेडीज में से एक लेडी नग्न हालत में उसे अपनी तरफ बुलाती है। डेविड प्लान शीट के थ्रू देखता है और अचानक वो अपने आप को एक अजीब सी जगह पे पाता है जहां वो 4 लेडीज नग्न अवस्था में किसी तरह के रिचुअल की तैयारी कर रही थी। ये लेडीज डेविड से माशा की डायरी मांगती है, देन माशा की एक क्लोथ फॉर द रिचुअल। नाउ द वियर्ड पार्ट इज कि डायरी तो अब फटा था और पूछने पे डेविड झूठ बोल देता है कि उसे डायरी इसी हालत में मिली थी, जबकि हम जानते हैं कि डेविड ही डायरी को फाड़ा था। मोरओवर डेविड यहाँ क्लोथ के नाम पे माशा की अंडरगारमेंट लाया था, विच अगेन इज वेरी वियर्ड। डेविड इन लेडीज से पूछता है कि ये लोग कहाँ हैं, जिसपे लेडीज जवाब देती हैं एवरीवेयर एंड नोवेयर, विच मींस कि ये लोग ना तो धरती पे हैं ना ही आफ्टर लाइफ में यानी हेवन या हेल में, रादर समवेयर इन बिटवीन। अब यहाँ पे रिचुअल शुरू होता है जहां ये लेडीज सॉन काइनो की पूजा करती हैं और एकदम से इन्हें माशा के कुछ विजन्स आते हैं जिससे परेशान होकर चारों चिल्लाना शुरू करती हैं। चिल्लाते हुए चारों बेहोश हो जाती हैं जिससे डेविड काफी परेशान होता है। यहाँ डेविड वापस से माशा की उस फोटो को देखता है जिसमें उसके साथ 4 और फ्रेंड्स थीं और यहाँ अब हम उन 4 लोगों की फेसेस क्लियरली देख पा रहे थे। दे वर नन अदर देन दीज 4 लेडीज जो कि अभी रिचुअल कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, यानी माशा इन 4 लेडीज से ऑलरेडी फ्रेंड्स थी, बट द क्वेश्चन इज व्हाई, और माशा इन लेडीज से कैसे मिली। यहाँ पे सीन कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम डेविड को उसकी वाइफ मिशेल के साथ देखते हैं जहां मिशेल को उईजी बोर्ड दिखती है और इसका इस्तेमाल करने के लिए मिशेल डेविड पे भड़कती है। डेविड यहाँ मिशेल के क्लोज आने की कोशिश करता है लेकिन मिशेल ना कहती है, लेकिन जाते जाते वो बस इतना कहती है कि वो डेविड को सपोर्ट करती रहेगी। यहाँ हम डेविड के घर में एक नोटबुक देखते हैं जिसमें सर्कल्स अग्रेसिवली बनाए गए थे जिससे नोटबुक की पेजेस फटी हुई थी। अब आगे हमें एक अजीब सीन दिखाया जाता है जहां मिशेल क्रीपली स्माइल करते हुए बैठी हुई थी और मिशेल के बगल में माशा अजीब हालत में थी। माशा यहाँ मिशेल के कान में कुछ तो बोलती है जिसे सुन के मिशेल क्रीपली चिल्लाना शुरू करती है। तभी ये सीन कट होता है एंड वी कम टू नो कि ये डेविड का नाइटमेयर था। इनफैक्ट यहाँ डेविड को अगेन माशा का एक अलग सा नाइटमेयर भी आता है। डेविड इससे बहुत परेशान होने लगा था और अचानक से उसे फिर से रिंग फिंगर में पेन होता है। वो पाता है कि उसके रिंग फिंगर में रेड थ्रेड बंधा हुआ था और थ्रेड का पीछा करते हुए डेविड बाथरूम में पहुंचता है जहां माशा खत्म हुई थी। डेविड यहाँ माशा को देखता है जो कि मृत थी, लेकिन एकदम से माशा बोलने लगती है ब्रिंग मी बैक। माशा बहुत अग्रेसिवली ब्रिंग मी बैक बार बार बोलती है एंड दिस अगेन वाज डेविड्स नाइटमेयर। अब डेविड यहाँ घर के बाहर उन्हीं हुडेड लोगों को देखता है जिसे केसी अपने घर पे देखी थी। खैर अगले सीन में डेविड ऑफिस में होता है जब उसका एक कलीग उसे इन्फॉर्म करता है कि डेविड से मिलने 4 लेडीज आई थी। डेविड लेडीज के पीछे जाता है और अगले सीन में हम उसे एक बिल्डिंग के बाहर देखते हैं। डेविड यहाँ मिशेल से फोन पे बात कर रहा होता है जहां वो मिशेल से कह रहा था कि वो माशा को वापस लाके सब कुछ पहले जैसा कर सकता है। ऑफ कोर्स मिशेल उसकी बातों पे यकीन नहीं करती। इनफैक्ट वो डेविड को रोकने की भी कोशिश करती है, लेकिन डेविड तो अब इस बिल्डिंग के पास था जहां वो खुद से उन 4 लेडीज वाले रिचुअल करने का प्लान करता है। तो डेविड रिचुअल शुरू करता है जहां वो भी सन काइनो की पूजा करते हुए चैंटिंग्स करता है एंड देन वो कहता है ओपन द स्काईज एंड लेट हर कम डाउन। डेविड के ऐसा करते ही उसे माशा वाकई में बिल्डिंग के बाहर मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, माशा वापस आ गई थी एंड शी वाज वेरी कंफ्यूज्ड। आई मीन माशा को ऐसा लग रहा था कि वो लंबी नींद से जागी है एंड शी वाज फीलिंग कोल्ड। डेविड माशा को देख के बहुत खुश था, लेकिन माशा यहाँ बहुत अजीब बातें कर रही थी, लाइक कोई भगवान नहीं होता, मैं मीलो चली थी वगैरह वगैरह। डेविड माशा को बिल्डिंग के अंदर लाके चेंज करने कहता है एंड अगेन द वियर्ड पार्ट वाज कि डेविड माशा को चेंज करते हुए देख रहा था। इसी सब के बीच हम 5 हुडेड फिगर्स को इस बिल्डिंग की तरफ आते देखते हैं। एनीवेज डेविड यहाँ मिशेल को कॉल करके कहता है कि ही फाउंड माशा और ये सुन के अगेन मिशेल कंफ्यूज होती
होती है। अब दोस्तों इस पॉइंट से काफी सारे राज खुलना शुरू होते हैं। बेसिकली माशा का यहाँ बर्ताव बदल जाता है और वो डेविड से पूछना शुरू करती है कि वाज आई अ गुड गर्ल, डिड यू लव मी, वर यू नाइस टू मी। पहले तो हम व्यूअर्स थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन एकदम से माशा रिवील करने लगती है कि कैसे डेविड माशा के साथ शारीरिक रूप से गलत किया करता था। जी हाँ दोस्तों, यही माशा का सीक्रेट था और इसी वजह से माशा हमेशा परेशान रहा करती थी, क्योंकि डेविड हमेशा अपनी ही बेटी के साथ गलत कर रहा था। वैसे इस चीज की हिंट हमें मूवी के स्टार्ट से दी गई है, जिसपे हम थियरी सेक्शन में ही बात करेंगे। फिलहाल माशा डेविड से दूर भागती है, सेइंग आई वांट टू प्ले अ गेम। वहीं 5 हुडेड फिगर्स डेविड के करीब आते हैं। इनमें से 4 तो वही लेडीज होंगी, लेकिन 5वें का जब डेविड हुडी हटाता है तो वो कोई मॉन्स्टर निकलता है। वहीं माशा अब डेविड पे छिप के हमला करने लग गई थी और ये पूरी सिचुएशन डेविड के अगेंस्ट थी। माशा यहाँ एक चाकू लेके डेविड पे हमला करके उसे चोटिल भी करती है और इस पॉइंट पे एक और चीज रिवील होता है। बेसिकली डेविड जब उईजी बोर्ड का इस्तेमाल करके या उन 4 लेडीज के रिचुअल से माशा को बुला रहा था तो माशा नहीं आना चाहती थी। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स वो वापस ऐसे पिता के पास क्यों जाना चाहेगी जो कि उसके साथ गलत कर रहा था। इसलिए माशा की जगह एक मॉन्स्टर यहाँ आ गया है, मतलब माशा रूपी मॉन्स्टर, जो कि फिलहाल डेविड के सामने है। सो यस, हम फाइनली माशा को काइंड ऑफ मॉन्स्टर में तब्दील होते देखते हैं और वो डेविड को काट लेती है। इस हाथापाई में समहाउ डेविड माशा रूपी इस मॉन्स्टर को मारता है। अब इसके बाद जैसे ही डेविड आगे बढ़ता है वो 5 हुडेड फिगर्स आते हैं और डेविड को पकड़ के रिचुअल जैसी जगह पे लिटा देते हैं। देन ये लोग चैंटिंग शुरू करते हैं और एक विच डेविड के पेट पे लगे कट को ओपन कर देती है। वहां से हम माशा को निकलते देखते हैं एज इफ शी इज बीइंग बोर्न फ्रॉम इनसाइड ऑफ डेविड। डेविड चिल्लाता रहता है और फाइनली ये 4 लेडीज प्लस एक और आदमी माशा को अपने जैसा एक क्राउन पहनाती है। माशा चिल्लाती है आई फेल फ्रॉम द स्काई और यहीं पे ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कॉन्जरिंग द कल्ट मूवी की कहानी, जो कि सिंपल तो है लेकिन इसके अंदर काफी डिटेल्स भी हैं। चलिए पहले हम कहानी को शॉर्ट में क्लियर करते हैं, फिर डिटेल्स पे भी बात करेंगे। सो डेविड अपनी बेटी माशा के साथ गलत कर रहा था, जिससे माशा परेशान रहती थी। इसी वजह से माशा एक सेल्फ हेल्प ग्रुप भी ज्वाइन करी, जहां वो उन 4 लेडीज से मिले होंगी जिन्हें हम विचेस भी कह सकते हैं। माशा उनके साथ अपनी सीक्रेट शेयर करी होगी और अंततः वो परेशान होकर समाप्त होने का कदम उठाई। अब डेविड माशा को इसलिए मिस नहीं कर रहा था क्योंकि उसे अपनी बेटी से प्यार था, रादर वो माशा के साथ गलत करने वाले एक्ट को मिस कर रहा था। ये 4 लेडीज या फिर विचेस डेविड को फाइनली अपने जाल में फंसाई ताकि ये माशा का बदला ले सके। सो या दिस वाज द बेसिक स्टोरी, बट लेट्स टॉक अबाउट सम डिटेल्स एंड एंडिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें शुरुआत से ही इस बात का हिंट दिया गया था कि डेविड सही इंसान नहीं था। जैसे डेविड के पास माशा का अंडरवेयर होना, देन डेविड अपने नाइटमेयर्स में कई बार माशा को बिना कपड़ों के देखता था। देन डेविड भले सपोर्ट ग्रुप में एकदम इमोशनल दिखता था, लेकिन वो बाकी टाइम एकदम चिल भी रहता था एक्सेप्ट द नाइटमेयर्स। देन डेविड जब केसी से मिलने गया था तो वो आराम से केसी को सिगरेट पीने दे देता है, नोइंग कि केसी अभी लीगली ऐसा नहीं कर सकती थी। मतलब सोच के देखो, कोई भी रिस्पॉन्सिबल एडल्ट बच्ची को सिगरेट पीने तो नहीं ही देगा। दिस अगेन प्रूव्स कि कैसे डेविड यंग लड़कियों को बहकाता था और उसकी सोच गंदी थी। अब आप पूछ सकते हैं कि डेविड केसी से मिलने क्यों गया था। वेल, डेविड माशा के बारे में और जानने के लिए केसी से मिलने नहीं गया था, रादर वो केसी से इसलिए मिलने गया था ताकि वो कंफर्म कर सके कि माशा केसी को कुछ उल्टी सीधी बात न बताई हो। उल्टी सीधी बात बोले तो वो बातें जो कि डेविड माशा के साथ किया करता था। माशा अपनी डायरी में केसी के नाम के बगल में हार्ट लिखी थी, तो डेविड को लगा होगा कि केसी ही उसकी बेस्ट फ्रेंड है। तो हाँ, डेविड कंफर्म हो लिया कि माशा केसी को भी कुछ नहीं बताई थी रिगार्डिंग देयर बैड रिलेशनशिप। अब जो कुछ भी डेविड माशा के साथ करता था, इसकी खबर कहीं ना कहीं मिशेल को भी होगी, क्योंकि डेविड के घर पे जब एक और मिशेल आई थी और वो 4 लेडीज को देखी थी तो मिशेल का पहला शक यही था कि डेविड यहाँ किसी तरह की गंदी पार्टी कर रहा है। सो दिस क्लियरली टेल्स अस कि मिशेल को भी डेविड के चरित्र पे शक था ही। ये चीज अगेन क्लियर होता है एक नाइटमेयर के दौरान, जहां मिशेल क्रीपली स्माइल कर रही थी और अजीब तरह से दिख रही माशा मिशेल को कान में कुछ तो बोलती है, जिसके बाद मिशेल एकदम से चिल्लाती है। सो या दिस सीन इंडिकेट्स कि माशा शायद डेविड की गंदी हरकतों के बारे में अपनी माँ को बताई होगी। और भले मिशेल इस पे रिएक्ट करी, लेकिन वो कोई ठोस कदम तो नहीं ही उठाई। इन्हीं कारणों से माशा को ऐसा कदम उठाना पड़ा और माशा के जाने के बाद डेविड अपनी बेटी को मिस नहीं कर रहा था, बल्कि वो माशा के साथ गलत करने वाली हरकत को मिस कर रहा था। मिशेल जो कि सब कुछ जानती थी, वो भी एंड तक अपने पति को ही काइंड ऑफ सपोर्ट करी। आई मीन वो डेविड को छोड़ जरूर दी, लेकिन वो इतना अपसेट तो नहीं ही थी जितना उसे आइडियली होना चाहिए था इस सिचुएशन में। अब माशा जब जिंदा होगी तब वो सब कुछ इन 4 लेडीज को बताई होगी और ये 4 लेडीज जो कि काइंड ऑफ विचेस थी, वो माशा का बदला ली। देन हम डेविड
डेविड के रिंग फिंगर में हमेशा दर्द देखते थे और उसी फिंगर में एक बार रेड स्ट्रिंग भी बंधा हुआ था। अब इसका क्या मीनिंग हो सकता है? वेल, मेरे हिसाब से इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। पहला ये कि डेविड कुकर्म करने से पहले अपनी शादी वाली रिंग उतार देता होगा और उसी फिंगर में दर्द होना काइंड ऑफ सिंबलिज्म है। देन ये भी हो सकता है कि माशा के साथ गलत करने में डेविड को उंगली पे किसी तरह की चोट आई हो, which was then represented by thread stuck to that finger। अब इसका कुछ अलग मीनिंग भी हो सकता है, बट जो भी है, इट वाज क्लियर कि डेविड का रिंग फिंगर भी एक तरह का सिंबलिज्म था टू द बैड थिंग्स ही वाज इनटू। इस सब के बाद भी हमारे मन में ये सवाल जरूर आता है कि इस फिल्म के एंड में हुआ क्या। वेल, अगर आप गौर करें तो मूवी के स्टार्ट से ही डेविड को नाइटमेयर्स आ रहे थे और तब तक सीन्स की एक सीक्वेंस थी। मतलब जब भी सीन कट होता तो दूसरा सीन आता था, वो काइंड ऑफ एक सीक्वेंस में होता था और हमें सही लगता था। लेकिन जब रिचुअल फर्स्ट टाइम हुआ, जिसके बाद डेविड अर्थ और आफ्टर लाइफ के बीच में पहुंच जाता है, तब से सीन्स बहुत अब्रप्टली कट होने लगते हैं और चीजें अजीब हो गई थी। जैसे डेविड जब उस मिडिल स्पेस में पहुंच गया था तो अगले सीन में एकदम से वो अपने ऑफिस में कैसे था? मतलब वो उस स्पेस से कैसे निकल पाया? तो हाँ, ऐसा शायद इसलिए क्योंकि उस सीन के बाद डेविड कभी भी रियल लाइफ में कॉन्शियस हुआ ही नहीं, बल्कि वो उसी मिड स्पेस में चीजें इमेजिन कर रहा था। सो यस, ये विच सॉन काइनो की पूजा करते हुए उनकी मदद से डेविड के सामने एक मॉन्स्टर को लाई जो कि माशा के रूप में था। देन डेविड पे रिचुअल करके माशा की आत्मा को यहाँ मिड स्पेस में बुलाया गया। मिड स्पेस बोले तो ना अर्थ पे ना ही आफ्टर लाइफ में। अब माशा का वहां आना क्या रिप्रेजेंट कर सकता है? मतलब हम देखे थे कि माशा डेविड के अंदर से काइंड ऑफ रीबॉर्न हुई थी। वेल, अगर सोचा जाए तो ये सब डेविड के शरीर के साथ नहीं बल्कि उसकी आत्मा के साथ हो रहा था। यानी रियल लाइफ में डेविड पक्का नहीं बचा होगा क्योंकि उसकी आत्मा तो यहाँ मिड स्पेस में फंस गई और वीकेंड से खत्म ही हो गई। सो रियल लाइफ में या तो डेविड कोमा में गया या फिर अब माशा उस पे हावी होके उसकी जिंदगी जिएगी उसके शरीर के अंदर। आई पर्सनली बिलीव कि डेविड कोमा में गया होगा, मतलब माशा उसके थ्रू नहीं जिएगी। वो काइंड ऑफ एक रीबर्थ दिखा रहा था माशा की स्पिरिट का, कि कैसे वो दबी हुई थी लेकिन अब वो काइंड ऑफ फ्री हो गई है। बट यहाँ आप किसी भी थ्योरी में मान सकते हैं, लेकिन अगर सेकंड थ्योरी सही होती है जहाँ पे माशा एक्चुअली में डेविड के थ्रू जिएगी, तो मे बी माशा मिशेल से भी बदला ले, क्योंकि मिशेल भी माशा की बहुत मदद तो नहीं ही करी थी। माशा का अंत में चिल्लाना कि आई फेल फ्रॉम द स्काई इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि अपना बदला लेने के लिए वो सन काइनो की मदद की, जो कि काइंड ऑफ शैतान था। और द फॉलन वन या फेल फॉर द स्काई यूजुअली डेविल्स को रिप्रेजेंट करते हुए बोला जाता है। हालांकि मैंने गूगल करके सन काइनो के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करी, लेकिन ऐसा कुछ सब्सटैंशियल मुझे मिला नहीं। कुछ चीजें थी लेकिन वो उतनी सेंस नहीं बना रही थी। सो या इट माइट बी अ फिक्शनल गॉड और डीमन कनेक्टेड टू लूसीफर। अब एक और चीज ये थी कि केसी के घर पे भी हम 3 हुडेड फिगर्स को देखे थे। इसको अगेन हम 2 थियरी से कनेक्ट कर सकते हैं। पहली थियरी कि केसी माशा की मदद नहीं करी तो ये हुडेड फिगर्स उससे बदला लेने आए, या फिर केसी इन हुडेड फिगर्स के साथ ही काम कर रही थी ताकि ये लोग सब मिल के डेविड से बदला ले सके। मैं पर्सनली सेकंड थियरी को मानता हूँ। तो दोस्तों, एनाबेल कम्स होम मूवी की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहां एनाबेल मूवी खत्म हुई थी। यानी कि एनाबेल डॉल फिलहाल डेबी और कैमिला के पास थी और ये लोग इस डॉल को वार्डन्स के हाथों में सौंप देते हैं। अब अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि डेबी एंड कैमिला कौन है या फिर एनाबेल मूवी में एग्जैक्टली क्या हुआ था, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियोज में एनाबेल मूवी और उसकी टाइमलाइन को विस्तार से एक्सप्लेन कर रखा है और उन वीडियोज को आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाकर देख सकते हैं। एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस मूवी, वार्डन्स एनाबेल डॉल को लेकर अपने घर की तरफ बढ़ते हैं जहां रास्ते में एक एक्सीडेंट हुई थी और इस एक्सीडेंट की वजह से वार्डन्स को 3 मील पीछे जाकर दूसरा रास्ता लेना पड़ता है। इस रास्ते में मैरीविल सेमेट्री भी थी जिसके ठीक सामने जाकर वार्डन्स की कार खराब हो जाती है। एड कार को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे जब लोरेन को कार की पिछली सीट पे एक लड़की की स्पिरिट दिखती है जो कि शायद इस कार एक्सीडेंट की विक्टिम थी। ये स्पिरिट बोलती है, आई लाइक योर डॉल्स। और दोस्तों, ये ठीक वही स्टेटमेंट है जो कि एनाबेल मूवी में एनाबेल हिगिंस ने बोला था। मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को इसीलिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो में आगे हम एनाबेल की ट्रू पावर जान पाएंगे और उस वक्त हमें इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की रेफरेंस लेनी होगी। एनीवे, सीन में आगे हम ढेर सारे स्पिरिट्स को देख पाते हैं जो कि शायद इस मैरीविल सेमेट्री से वार्डन्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे और इनमें से एक स्पिरिट एड को बीच रोड पे धक्का देता है ताकि एड एक
गुजरते हुए ट्रक के नीचे आकर मारे जाएं। लेकिन दोस्तों एड की रिफ्लेक्सेस काफ़ी अच्छी थी और वो किसी तरह इस ट्रक के नीचे आने से बच जाते हैं। वार्डन समझ चुके थे कि ये सब एनाबेल डॉल कर रही है और इसीलिए वो फौरन इस डॉल को लेकर अपने घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद वार्डन्स अपनी ऑकल्ट म्यूजियम के अंदर इस डॉल को एक चेयर पर रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों एनाबेल डॉल के इस म्यूजियम में आते ही कुछ अजीबोगरीब हरकतें होने लगती है, जैसे एक मंकी टॉय का मूव होना, घड़ी का उल्टा चलना इत्यादि। इसीलिए वार्डन्स एक फादर की मदद से एनाबेल डॉल को एक ग्लास केसिंग के अंदर कैद करते हैं जिसे ट्रिनिटी चर्च से मंगवाया गया था। अब दोस्तों इस पॉइंट ऑफ टाइम तक हमें ये नहीं पता कि एनाबेल के अंदर कौन सी डीमन है, लेकिन हम इतना ज़रूर समझ चुके हैं कि एनाबेल डॉल हर तरह के स्पिरिट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। जी हाँ दोस्तों, एनाबेल डॉल की ट्रू पावर यही है कि वो डिफरेंट स्पिरिट्स को कॉन्जोर करके उनसे अपने विक्टिम्स पे हमला करवा सकती है। यही वजह है कि मूवी के शुरुआत में एक स्पिरिट बोलती है कि आई लव योर डॉल्स, क्योंकि ये स्टेटमेंट इस बात को सिग्निफाई करती है कि एनाबेल समहाउ स्पिरिट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके अपने विक्टिम्स पे प्रोजेक्ट करती है लाइक अ स्ट्रॉन्ग मीडियम। इसके अलावा एनाबेल डॉल के अंदर कुछ और भी पावर्स है जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बातें करेंगे। तो यहाँ सीन चेंज होकर 1 साल बाद की आती है, जहाँ हम व्यूअर्स वॉरेंस की बेटी जूडी को देख पाते हैं। जूडी ब्रेकफास्ट करते हुए एक न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें उसके पेरेंट्स वॉरेंस के बारे में छपा था। इस आर्टिकल में लिखा था कि एड एक डीमोनोलॉजिस्ट हैं और लॉरेन अपनी क्लैरवॉयंस या फिर साइकिक एबिलिटीज़ का इस्तेमाल करके डिमोनिक फोर्सेस से लड़ती है। यहाँ एक और सवाल ये था कि क्या ये पेयर हीरोज़ हैं या फिर ये एक होक्स हैं। यह आर्टिकल वॉरेंस की रियल लाइफ ज़िंदगी को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि उनसे भी ऐसे कई सवाल काफ़ी बार पूछे गए थे। तो जूडी जिस स्कूल में जाती थी वहाँ बच्चे उसे काइंड ऑफ बुली करते थे बिकॉज ऑफ ऑल दिस न्यूज़ अबाउट वॉरेंस, और कोई भी बच्चा जूडी से ज़्यादा क्लोज नहीं था। अगली सुबह वॉरेंस को किसी केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए शहर से बाहर जाना पड़ता है और इसीलिए वो लोग मैरी एलन नाम की लड़की को जूडी की केयर टेकर के रूप में अपॉइंट करते हैं। मेरी जूडी को स्कूल ड्रॉप करती है और स्कूल में जूडी को एक प्रीस्ट की स्पिरिट दिखती है जो कि उसकी तरफ ही देख रहा था। इतना ही नहीं, ये स्पिरिट जूडी को फॉलो तक कर रहा था और इस सीन में हम भी समझ पाते हैं कि जूडी के पास भी अपनी माँ की तरह कुछ साइकिक एबिलिटीज़ है। दूसरी तरफ मेरी अपनी एक फ्रेंड डैनियला के साथ सुपरमार्केट में थी क्योंकि उसे जूडी के लिए बर्थडे केक बनाने की इंग्रेडिएंट्स चाहिए थी। इस सुपरमार्केट को बॉब नाम का बंदा चला रहा था जिसके पिता इस सुपरमार्केट के ओनर थे। बॉब मैरी को पसंद करता था एंड दिस फीलिंग वाज म्यूचुअल, ऑल्दो ये दोनों काफ़ी शाई थे। यहाँ बातों बातों में हम समझ पाते हैं कि डैनियला किसी अनजान वजह से वॉरेंस के घर के अंदर जाने में काफ़ी इंटरेस्टेड थी। तो शाम को मेरी जूडी को स्कूल से पिक करने जाती है और जब ये दोनों स्कूल कॉरिडोर में वॉक कर रहे थे तो जूडी को एक स्टैचू दिखती है जो कि लेट फादर माइकल मॉरिसी की थी। दोस्तों माइकल वही इंसान थे जिसके स्पिरिट को जूडी ने स्कूल में देखा था। इनफैक्ट जूडी अब भी माइकल के स्पिरिट को देख पा रही थी। तो मैरी और जूडी घर वापस आकर केक बनाने लगते हैं जब इनके घर में डैनियला बिन बुलाए मेहमान की तरह बैक डोर से आ जाती है। डैनियला के हाथ में एक बेल थी और वो पूछती है कि क्या ये किसी तरह की स्पिरिट बेल है, जिसके जवाब में जूडी का कहना था कि इट इज़ जस्ट ए नॉर्मल बेल जो उसकी माँ कलेक्ट करती है। डैनियला वॉरेंस की ऑकल्ट आर्टिफैक्ट्स में काफ़ी इंटरेस्टेड थी और वो इनके घर को एक्सप्लोर करना चाहती थी। इसीलिए वो जूडी को रोलर स्केट्स गिफ्ट करती है और स्केट्स के साथ खेलते हुए जूडी और मैरी घर के बाहर चले जाते हैं। अब डैनियला घर के अंदर अकेली थी और वो वॉरेंस के ऑकल्ट म्यूजियम को खोलने की कोशिश करते हैं। ये रूम लॉक्ड थी और इसीलिए डैनियला रूम के बाहर से ही स्पिरिट्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। अब ऑब्वियसली ऐसा करने से कुछ नहीं होता है और इसीलिए डैनियला इस कमरे की की ढूंढते हुए वॉरेंस के ऑफिस रूम में जाती है। यहाँ डैनियला को एक फ़ोटो के पीछे म्यूजियम की चाबी मिल जाती है और वो इस चाबी की मदद से ऑकल्ट म्यूजियम खोल देती है। दोस्तों डैनियला असल में अपने मृत पिता से कांटेक्ट करने की कोशिश करना चाहती थी, जिसे वो डार्लिंग डैड कह के पुकारती थी, और स्पिरिट से कांटेक्ट करने के लिए ऑकल्ट म्यूजियम से बेहतर जगह और क्या हो सकती है। यही वजह है कि शी वॉज क्वाइट इंटरेस्टेड इन वॉरेंस एंड फाइनली वो म्यूजियम के अंदर भी आ चुकी थी। अब डैनियला इस म्यूजियम के अंदर रखी कई आर्टिफैक्ट्स को टच करती है और दोस्तों इन आर्टिफैक्ट्स के बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में विस्तार से बताऊंगा। इस सब के दौरान एनाबेल की डॉल ग्लास बॉक्स के अंदर ही गिर जाती है और डैनियला इस ग्लास बॉक्स को खोल देती है।
ठीक उसी वक्त ओवन में रखा जूडी का बर्थडे केक जलने लगता है, जिसकी वजह से फायर अलार्म ट्रिगर होती है और अलार्म सुनते ही डैनियला इस ग्लास बॉक्स को खुला छोड़कर इस म्यूजियम से बाहर भागती है। इस सीन को देखकर हम व्यूअर्स क्लियर समझ पाते हैं कि एनाबेल अब आज़ाद हो चुकी है एंड वेरी सून द हॉन्टिंग्स विल फॉलो। तो इसके ठीक बाद कोई वॉरेंस के घर का दरवाज़ा खटखटाता है और मेरी जब डोर के होल से देखती है तो बाहर कोई भी नहीं था। डोर खोलने पे मैरी को एनाबेल क्रिएशन मूवी वाली बी दिखती है जो कि एनाबेल से खेलने की बातें कर रही थी। अगले ही क्षण बी वहाँ से एकदम गायब हो चुकी थी एंड दिस वॉज क्वाइट वियर्ड फॉर मेरी। दूसरी तरफ डैनियला को घर के अंदर अपने पिता की स्पिरिट दिखती है, जिसे फॉलो करते हुए डैनियला घर के अंदर जाती है। जूडी भी डैनियला के पीछे पीछे घर के अंदर जाती है, जहां उसे एनाबेल डॉल एक चेयर पर बैठी दिखती है। इतना ही नहीं, कमरे की क्रॉस अपने आप ही उल्टी हो जाती है और जूडी को बेड के नीचे एक नोट दिखती है जिस पर लिखा था मिस मी ? दोस्तों, ऐसे ही कुछ नोट्स हमने एनाबेल क्रिएशन मूवी में देख रखा था, जहां बी अपने पेरेंट्स के साथ इन नोट्स के जरिए फाइंड मी लिखकर हाइड एंड सीक खेलती थी। इनफैक्ट उस फिल्म में एनाबेल ने इन नोट्स के जरिए ही जैनिस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था। एनीवेज, जूडी को कमरे में एक साया राउंड जाती दिखती है एंड अचानक जूडी द ब्राइड को देख पाती है जो कि चाकू लेकर जूडी पे हमला करती है। इस हमले से बचने के लिए जूडी एक क्रॉस की मदद लेती है और वो जोरों से चिल्लाना भी शुरू करती है। ये सीन द नन मूवी के सीन से काफ़ी मिलता जुलता है, जहां द नन का साया भी ठीक इसी प्रकार से राउंड जाकर सिस्टर अरीन पे हमला किया था। खैर, स्टोरी में आगे हम व्यूअर्स मेरी को जूडी के पास आते देखते हैं जो कि उसे कंफर्ट करती है। जूडी बताती है कि वो स्पिरिट्स को देख सकती है और इस बात पे मेरी का कहना था कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारे स्पिरिट्स बुरे हों, कुछ अच्छे भी हो सकते हैं। दूसरी तरफ डैनियला को वॉरेंस के घर में उनके द्वारा की गई एग्जॉर्सिज्म्स या फिर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस की केस फाइल मिल जाती है। इन केस फाइल्स में हेल हाउंड, द ब्राइड और कई डीमंस का जिक्र था और इन फाइल्स के साथ साथ वहाँ एग्जॉर्सिज्म की वीडियो टेप्स भी मौजूद थी। डैनियला इनमें से एक टेप को प्रोजेक्टर पर प्ले करती है जहाँ वॉरेंस किसी की एग्जॉर्सिज्म कर रहे थे, लेकिन जल्द ही उसे ये वीडियो बंद करना पड़ता है क्योंकि जूडी इससे डिस्टर्ब हो रही थी। ये तीनों डिसाइड करते हैं कि ये लोग फीली मीली बोर्ड गेम खेलेंगे और इस बोर्ड गेम से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो गेम खेलते वक्त घर की डोर बेल बजती है और इस बार डोर पे बॉब आया था। एज वी ऑल नो, बॉब मेरी को काफ़ी पसंद कर रहा था एंड इवन मेरी वॉज इंटरेस्टेड इन हिम, लेकिन वो बॉब को घर के अंदर नहीं आने देती है। रात के 12 बजे मैरी और डैनियला जूडी की बर्थडे मनाते हैं और ठीक उसी वक्त बॉब घर के बाहर गिटार बजाकर डैनियला को काइंड ऑफ प्रपोज करता है। ये लड़कियां घर के नीचे जाकर बॉब से बातें करने की सोचती है, लेकिन दोस्तों बॉब पे एक भेड़िया जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर अटैक करता है जो कि धुंध से प्रकट हुआ था। ये मॉन्स्टर हेल हाउंड था और इससे बचने के लिए बॉब भागकर पोल्ट्री फार्म में छिप जाता है। मीनवाइल इन लड़कियों को बॉब घर के नीचे नहीं मिलता है और डैनियला डिसाइड्स कि वो अपने घर वापस जाएगी। अब दोस्तों इस मोमेंट में डैनियला रियलाइज करती है कि उसके जेब में अब तक वॉरेंस के म्यूजियम की चाबी थी और इसीलिए वो पिछले दरवाजे से चाबी वापस रखने घर के अंदर जाती है। डैनियला ऑकल्ट म्यूजियम के अंदर भी जाती है और यहाँ हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि म्यूजियम के कई आर्टिफैक्ट्स अपने आप ही हिल रहे थे। डैनियला यहाँ रखे मोर्नर्स ब्रेसलेट की मदद से अपने डार्लिंग डैड के स्पिरिट से वापस कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और फाइनली वो अपने डैड को मिरर में अपने पीछे देख पाती है। शी वॉज क्वाइट हैप्पी, लेकिन अगले ही क्षण उसके डैड एक मॉन्स्टर की तरह उस पर चिल्लाते हैं, विच सिग्निफाइज कि ये उसके डैड की नहीं बल्कि कोई और बुरी स्पिरिट थी। डैनियला म्यूजियम से बाहर भागने की सोचती है, लेकिन वो यहाँ अंदर ट्रैप हो चुकी थी। दूसरी तरफ घर में असाधारण गतिविधियां शुरू हो चुकी थी, जैसे दूध से भरा ग्लास का गिरना, रिकॉर्डर का अपने आप बज उठना इत्यादि। जूडी के बेड पे हम व्यूअर्स एनाबेल डॉल को भी देख पाते हैं और म्यूजियम के अंदर टॉय मंकी अपने आप ही चल पड़ता है। इतना ही नहीं, डैनियला यहाँ म्यूजियम के अंदर एक टीवी देख पाती है जो कि उसके नियर फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहा था। इन सब के अलावा मेरी को घर के अंदर कुछ सिक्के मिल रहे थे और उसे फेरीमैन नामक डीमन भी दिखता है। फेरीमैन मैरी के पैर पकड़ के उसे चारों ओर घसीटता है और इससे पहले वो मैरी के सोल को क्लेम करता, मैरी वहाँ एक लाइट चमकाकर जूडी के कमरे में भागती है। जूडी को अपने कमरे में एनाबेल डॉल दिखती है जो कि उसके ब्लैंकेट के अंदर थी और वहाँ के रोटेटिंग कलर लाइट के शैडो में हम व्यूअर्स एनाबेल डॉल, बी मुलिन्स, एनाबेल हिगिंस और डीमन मैल्थस को देख पाते हैं। इस सीन में डीमन मैल्थस जूडी पे अटैक भी करता है, लेकिन एन वक्त पे मेरी वहाँ आ जाती है।
मैरी फ़ोन पे वॉरेंस को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन फ़ोन के दूसरी तरफ से लोरेन की आवाज़ में कोई डीमन बोल रहा था। डीमन का कहना था कि वो एनाबेल से बात करना चाहती है और एनाबेल को इन लोगों की सोल चाहिए। घर के अंदर रखे बेल्स अपने आप ही बजने लगते हैं लाइक स्पिरिट बेल्स, और डैनियला म्यूजियम के अंदर फ्यूचर प्रेडिक्ट करने वाली टीवी में खुद को एक फ़ोन कॉल उठाने के बाद लहूलुहान हालत में देख पाती है। अब इससे पहले ऐसा सच में होता, मैरी और जूडी म्यूजियम के अंदर पहुंच जाते हैं। उनके आते ही म्यूजियम का टाइप राइटर अपने आप ही चल उठता है जिसमें मिस मी टाइप हो रहा था, और ये मिस मी वाली बात हमने द कॉन्जरिंग मूवी में भी देख रखी है। एनीवेज, ये तीनों किसी तरह म्यूजियम से बाहर निकलते हैं, लेकिन बाहर आते ही मेरी एकदम से कर रही थी क्योंकि उसे आजमा की प्रॉब्लम थी। मेरी को बचाने के लिए किसी को उसके कार से इनहेलर लाना था, और इसीलिए जूडी घर के बाहर इनहेलर लेने के लिए जाती है जहां उस पे हेल हाउंड अटैक करता है। अब इससे पहले हेल हाउंड जूडी का कुछ बिगाड़ पाता, बॉब वहां आकर हेल हाउंड पे हमला करके जूडी को बचाता है। दूसरी तरफ द ब्राइड डैनियला को ठीक उसी तरह से पजेस करती है जैसा बी ने एनाबेल क्रिएशन में जैनिस को किया था, और डैनियला द ब्राइड की ड्रेस वगैरह पहनकर पूरी तरह से उसके कंट्रोल में आ गई थी। अब दोस्तों, इन सारी असाधारण गतिविधियों को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था कि ये लोग किसी तरह एनाबेल डॉल को वापस से उस ग्लास बॉक्स के अंदर कैद कर दें, लेकिन इन्हें ये बात तो पता ही नहीं थी कि एनाबेल डॉल आखिर है कहाँ। तभी वहाँ हम व्यूअर्स मूवी के स्टार्ट में दिखे फादर माइकल मॉरिसी की स्पिरिट को देखते हैं, जो कि जूडी को गाइड करके घर के उस कोने में ले जाते हैं जहाँ एनाबेल डॉल थी। इस सीन को देखकर एक बात सचमुच प्रूव हो गई थी कि सारे स्पिरिट्स बुरे नहीं होते हैं। एनीवेज, मैरी और जूडी फीली मिली गेम कार्ड की मदद से एक कमरे की चाबी खोजते हैं जिसके अंदर एनाबेल डॉल थी, और मैरी इस कमरे के अंदर जाती है। यहाँ हम व्यूअर्स फेरी मैन और उसके द्वारा क्लेम की हुई ढेर सारे विक्टिम स्पिरिट्स को देख पाते हैं जो कि मैरी को डराने की कोशिश करते हैं। मैरी किसी तरह यहाँ से एनाबेल डॉल को स्नैच करके कमरे के बाहर फेंकती है और जूडी इस डॉल को उठाकर म्यूजियम में लॉक करने के लिए भागती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ रास्ते में डैनियला खड़ी थी जो कि ब्राइड द्वारा पूरी तरह से पजेस थी, और वो जूडी पे हमला कर देती है। मैरी और जूडी डैनियला से लड़ते हैं, और इस लड़ाई के बीच में जूडी अपने पेरेंट्स द्वारा की हुई एग्जॉर्सिज्म वीडियो प्रोजेक्टर पे प्ले कर देती है। इस वीडियो को देखकर डैनियला की एक मिनी एग्जॉर्सिज्म हो जाती है जिससे वो अब द ब्राइड के चंगुल से बाहर थी। अब ये तीनों म्यूजियम में जाकर एनाबेल डॉल को ग्लास बॉक्स के अंदर बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ ढेर सारे डीमंस इनकी कोशिशों को नाकाम करने में लगे हुए थे। जूडी इन डीमंस को एक क्रॉस की मदद से दूर भगा रही थी, और फाइनली डैनियला एनाबेल डॉल को ग्लास बॉक्स में बंद कर पाती है। ऐसा करते ही घर के अंदर हो रही सारी असाधारण गतिविधियां बंद हो जाती है, और मौके पे वहां बॉब भी पहुंचता है। जूडी बताती है कि बॉब ने उसे हेल हाउंड से बचाया है, जिससे मैरी वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड। ये चार लोग घर में ही अपनी रात गुजारते हैं, और सुबह सुबह वॉरेंस भी घर वापस आ जाते हैं। जूडी सारी बातें अपने पेरेंट्स को बताती है, और वो जूडी को कंफर्ट करते हैं। मीनवाइल, आज जूडी की बर्थडे पार्टी थी जहां ढेर सारे बच्चे आते हैं, एंड एवरीथिंग वाज बैक टू नॉर्मल एंड हैप्पी। लॉरेन डैनियला से बात करती है, जहां हमें पता चलता है कि डैनियला अपने डैड की स्पिरिट से इसीलिए कांटेक्ट करना चाहती थी क्योंकि वो उनके एक्सीडेंट का जिम्मेदार खुद को मानती थी। लॉरेन बोलती है कि उनकी बातें डार्लिंग डैड के स्पिरिट से हुई है, और एक्सीडेंट में डैनियला की कोई गलती नहीं थी। हर डैड इज़ प्राउड ऑफ हर। इसके साथ लॉरेन डैनियला को मोर्नर्स ब्रेसलेट भी दे देती है, और मूवी के एंडिंग सीन में हम सभी को जूडी की बर्थडे पार्टी मनाते हुए देखते हैं। मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी एनाबेल कम्स होम मूवी की कहानी, और ये फिल्म एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इस फिल्म को समझना काफ़ी आसान है, लेकिन यहाँ दिखाए गए डीमंस की डिटेल्स शायद ज़्यादा लोगों के पास नहीं होगी, इसलिए मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से आप सभी को फिल्म में दिखाए गए डीमंस के बारे में बताते हुए कुछ ईस्टर एग्स शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डीमन फेरी मैन के बारे में। दोस्तों, फेरी मैन एक ऐसा डीमन है जो कि लोगों के स्पिरिट्स को आफ्टर लाइफ पहुंचाने की बात करता है फॉर ए प्राइस, लेकिन असल में वो इन स्पिरिट्स को कैद करके उन्हें टॉर्चर करता है। अब दोस्तों, यहाँ प्राइस वही कॉइन्स होती है जिन्हें ओबोल बोला जाता है, और इन्हीं कॉइन्स को हमने इस मूवी में देखा है। यही वजह है कि हम फेरी मैन की आंखों पर कॉइन्स देख पाते हैं विच रिप्रेजेंट्स द प्राइस, और इस फिल्म में हमने फेरी मैन द्वारा कैद की गई स्पिरिट्स को भी देखा है। फेरी मैन को वॉरेंस ने तब इन्वेस्टिगेट किया था जब इस डीमन ने एक जवान लड़की को अपना शिकार बनाया था। वॉरेंस ने फेरी मैन द्वारा कलेक्ट की गई कॉइन्स को ब्लेस करके अपनी म्यूजियम में रखा, और डैनियला ने इन कॉइन्स को टच किया था।
अगली डीमन है द ब्राइड। और दोस्तों इस डीमन को कई लोग ला यूरोना समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द ब्राइड एक वॉयलेंट स्पिरिट है जो कि एक वेडिंग ड्रेस को पजेस कर रखी है। ऐसा बोला जाता है कि जो कोई लड़की भी अपनी शादी के लिए इस वेडिंग ड्रेस को खरीदती थी वो द ब्राइड द्वारा पजेस्ड हो जाती थी। पजेस स्टेट में लड़कियां अपने होने वाले पति को चाकू से मार डालती थी और ऐसा होने के ठीक बाद ये ड्रेस अपने आप ही साफ होकर अपने नेक्स्ट विक्टिम का इंतजार करती थी। इस पजेस ड्रेस की वजह से तकरीबन 7 लोग मारे गए और फाइनली वार्डन्स ने इस ड्रेस को ब्लेस करके अपने म्यूजियम में कैद कर लिया था। अब आप यहाँ पूछ सकते हैं कि ये वेडिंग ड्रेस आखिर कर्स्ड कैसे हुई, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी मेरे पास है, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन की सोर्स फुल प्रूफ नहीं है। तो ये कहानी 1849 की है, जब एना बेकर नाम की लड़की को एक लुहार से प्यार हो गया था। एना बहुत ही अमीर घराने से थी और इसलिए एना के पिता उसके प्यार को स्वीकार नहीं कर रहे थे। एना ने अपने लिए एक वेडिंग ड्रेस भी खरीद रखी थी, लेकिन उसके पिता ने अपने जीते जी एना को उस लुहार से शादी करने नहीं दिया। एना का प्यार उससे छिन गया था और इसलिए वो हर वक्त एकदम गुस्से में रहती थी। कई लोगों का कहना है कि एना अपनी वेडिंग ड्रेस पहनकर पागलों की तरह नाचती थी और 1914 में उसकी मौत हो गई। तभी से ये वेडिंग ड्रेस कर्स्ड हो गई, जिसने कई लोगों को अपना विक्टिम बनाया। अगला डीमन जिसे हमने देखा है वो है हेल हाउंड। हेल हाउंड फोकलोर में फेमस है, जहां इसे हेल से डिसेंड हुआ डॉग बोला जाता है। इसकी आंखें लाल होती है, इसके पास सुपर स्पीड, सुपर स्ट्रेंथ है और ये काइंड ऑफ इमोर्टल है। लोगों का मानना है कि जो कोई इंसान हेल हाउंड की आंखों में डायरेक्टली 3 बार देख ले वो मारा जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक सवाल हमारे मन में आती है कि इस फिल्म में आखिर हेल हाउंड आज़ाद कैसे हुआ। मेरा मानना है कि हेल हाउंड की स्पिरिट द ब्लैक शक बुक में कैद थी, जिसे डैनियला ने टच किया था और यही वजह है कि हेल हाउंड आज़ाद हुआ। वॉरेंस ने हेल हाउंड को 1966 में इन्वेस्टिगेट किया था, जब इंग्लैंड में अचानक से कई भेड़ बकरी मारे जाने लगे थे। वॉरेंस का कहना था कि ये सब हेल हाउंड का किया धरा है और उन्होंने हेल हाउंड की स्पिरिट को द ब्लैक शक किताब में कैद कर दिया था। इसके बाद उन्होंने इस किताब को ब्लेस करके अपने म्यूजियम में रखा था। मूवी में हमने हेल हाउंड को एक चिकन पे भी अटैक करते देखा है, विच प्रूव्स कि हेल हाउंड ह्यूमंस, एनिमल्स या बर्ड्स सब पे एक तरह से अटैक करता है। नाउ द नेक्स्ट डीमन दैट वी सॉ इज मैल्थस। और दोस्तों ये सपोजिटली वही डीमन है जो कि एनाबेल डॉल के अंदर था। मैल्थस डीमन को हमने एनाबेल मूवी में भी देख रखा है और यही डीमन स्पिरिट बेल्स के रिंग होने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। मैल्थस की ट्रू पावर्स एकदम क्लियर नहीं है, लेकिन मोस्टली वो अलग अलग फैमिलीज के साथ कुछ नए ट्रिक्स पिकअप करता है जिससे वो अपने विक्टिम्स को डराता है। मैल्थस अपने विक्टिम की सोल को क्लेम करके उन्हें पजेस करना चाहता है। अब दोस्तों फोकलोर में मैल्थस को वन ऑफ द किंग्स ऑफ हेल भी बताया गया है, लेकिन मैं उसके बारे में यहाँ बातें नहीं करूँगा। ये 4 डीमंस हमने प्राइमरली इस मूवी में देखे हैं और अब मैं फिल्म में दिखी कुछ आर्टिफैक्ट्स के बारे में भी बातें करूँगा। तो आर्टिफैक्ट्स में सबसे पहले हम द सैमुराई आर्मर के बारे में बातें करेंगे, जिसके अंदर से अजीबोगरीब चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और हमने इस आर्मर को हिलते हुए भी देखा था। तो ये आर्मर एक जापानीज सैमुराई वॉरियर की थी जो कि मासूम बच्चे, औरतों या मर्द को मार डालता था। जब ये समुराई खुद मरा तो इसके स्पिरिट ने इस आर्मर को पजेस कर लिया। यही वजह है कि इस आर्मर के अंदर से अजीबोगरीब चिल्लाने की आवाज़ आती थी, क्योंकि ये आवाज़ इस समुराई के विक्टिम्स की थी। वॉरेंस के हाथ ये आर्मर 1950s में लगा था और उन्होंने एज यूजुअल इसे ब्लेस करके अपने ऑकल्ट म्यूजियम में रख लिया था। सैमुराई आर्मर के अलावा हमें द टॉय मंकी और म्यूजिक टॉय भी दिखता है, जिसे हमने द कॉन्जरिंग मूवी में देख रखा है। हमें यहाँ द ग्लास फ्रॉम द ट्रिनिटी चर्च के बारे में भी बताया गया, विच इज़ अ डायरेक्ट रेफरेंस टू द फेमस ट्रिनिटी चर्च इन मैनहट्टन। गुड स्पिरिट्स के रूप में हमने फादर माइकल मॉरिसी को देखा, एंड दिस इज़ क्वाइट स्ट्रेंज क्योंकि एनाबेल कम्स होम के एक प्रोड्यूसर का नाम माइकल मॉरिसी है, जिन्होंने ला यूरोना, लाइट्स आउट और अपकमिंग कॉन्जरिंग 3 जैसी मूवीज़ को भी प्रोड्यूस किया है। यहाँ हम स्पिरिट बेल्स के बारे में भी जान पाए, जो कि स्पिरिट्स के कॉन्ज्योर होने पर बजने लगती है। और वॉरेंस के ऑफिस में हमने एड की पेंटिंग सप्लाईज भी देखी, which is a reference to the Conjuring 2 मूवी, जहां एड ने द नन की पेंटिंग बनाई थी। अब इन आर्टिफैक्ट्स में हम मोर्नर्स ब्रेसलेट को देख पाए, जो कि एक रियल थिंग है, लेकिन इसका स्पिरिट से कनेक्ट करने वाली बात शायद एक होक्स होगी। हमने फीली मिली बोर्ड गेम के बारे में भी जाना, जो कि एक रियल गेम है और इस गेम को मिल्टन ब्रैडली ने 1967 में पब्लिश किया था। फाइनली हम व्यूअर्स रोटेटिंग कलर लाइट्स भी देख पाए, विच अगेन इज़ अ रियल थिंग, जिसे लोग ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पे खरीद सकते हैं।